तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है खुशी चौधरी एंड जैसा कि आप सबको पता है कि हम अभी जो सीरीज़ शूट कर रहे हैं वो है रिसोर्सेज, यानी सब्जेक्ट वाइज हम हर एक सब्जेक्ट का रिसोर्स डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज बिल्कुल रिफाइंड हैं एंड आप सब लोग यूज़ कर सकते हैं उन्हें अपने प्रिपरेशन में, अपने जो ऑलरेडी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसके साथ। तो मैंने ऑलरेडी केमिस्ट्री के रिसोर्सेज की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले जाके उसे देखें। एंड आज मैं बताने वाली हूँ बायोलॉजी के रिसोर्सेज, क्योंकि बायोलॉजी हमारे पेपर में 50% वेटेज रखता है एंड अगर किसी को कट ऑफ क्लियर करनी है तो उसे सबसे पहले बायोलॉजी तो आनी ही चाहिए, मस्ट है। मतलब 360 में से कम 340 प्लस नंबर आने चाहिए उसमें, तो वो तो ज़रूरी है क्योंकि 50% वेटेज है उसका। तो इसलिए आज हम बायोलॉजी के रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के रिसोर्सेज, जो कि हमारी रैंक को अपलिफ्ट करने में मदद करता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर मैं बायोलॉजी के रिसोर्सेज की बात करूं तो सबसे पहला रिसोर्स जो मैंने यूज़ किया दैट इज़ टारगेट बैच। तो टारगेट बैच में मेरे को सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक मिल गए थे, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी एंड फिज़िक्स के भी। तो वो चीज़ मैंने केमिस्ट्री में भी डिस्कस करी थी कि टारगेट बैच मैंने यूज़ किया था केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक के लिए भी, एंड सेम टारगेट बैच मैंने यूज़ किया था बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक में भी। अब इसमें एक अच्छा प्लस पॉइंट क्या था, उसमें सिंगल लाइनर क्वेश्चंस भी थे, उसमें असर्शन रीज़न भी थे, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन भी थे, फिर वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो केस बेस्ड टाइप वाले वो भी थे उसमें। एंड जो पेपर्स आते थे, टेस्ट पेपर्स जो आते थे टारगेट बैच में, उनमें भी बायोलॉजी का जो सेक्शन होता था वो बहुत ही अच्छा होता था। मतलब हम ये सोचते थे कि गलती का कोई स्कोप ना रहे, लेकिन गलती हो ही जाती थी फिर भी। मतलब कितना ही भी सोचते रहो कि गलती नहीं होनी चाहिए, फिर भी गलती हो जाती थी उसमें। तो एक तो टारगेट बैच, और उसमें ना मतलब डिफरेंट वेरियस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, इजी भी, मीडियम भी, डिफ़िकल्ट भी। तो हर तरीके के क्वेश्चन से हमें डील करना आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला जो रिसोर्स है टारगेट बैच है। सो नीट प्रेप का टारगेट बैच मेरा सबसे फर्स्ट रिसोर्स है। नाउ सेकंड रिसोर्स की तरफ मैं मूव करूं तो नीट प्रेप का ही एक टेस्ट सीरीज़ आई थिंक लास्ट मंथ में या और 2-3 मंथ्स पहले या फिर कई बार दिसंबर से भी स्टार्ट हो जाती है, एक टेस्ट सीरीज़ आती है मेरेकीज़ बायो टेस्ट सीरीज़। तो उसमें क्या है, वो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। पहले कुछ टेस्ट पार्ट सिलेबस भी होते हैं, लेकिन फिर बाद में फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं बायोलॉजी के। तो वो सिर्फ बायोलॉजी फोकस टेस्ट सीरीज़ थी, वो मैंने ली थी क्योंकि पहले मेरे मार्क्स 320-330 तक ही आ रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा 340 के ऊपर लिफ्ट करूं मार्क्स को, तो कैसे करूं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो वो टेस्ट सीरीज़ ले लेती हूँ, शायद बेनिफिट हो जाए। क्योंकि जब आप इंडिविजुअली एक टेस्ट सीरीज़ को देते हो तो आप पहले उसको अटेम्प्ट करते हो, फिर उसमें जो गलती होती है उसको सुधारते हो, तो वो एक अलग प्रोसेस होता है, तो वो एक रिफ़ाइन करता है आपकी प्रिपरेशन को। तो इसलिए मैंने वो टेस्ट सीरीज़ ली थी एंड वो उसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है। मतलब जो थर्ड में वाला जो टेस्ट पेपर था उसमें मेरे 360 ऑन 360 आ रहे थे बायोलॉजी में। इस वाले पेपर में मेरे 340 प्लस मार्क्स हैं बायोलॉजी में। जो वो वाला थर्ड में वाला जो पेपर था वो काफ़ी टफ़ था। अगर मैं इस वाले से बात करूँ जो 21 जून को हमने दिया, उससे ज़्यादा टफ़ था थर्ड में वाला बायोलॉजी का पेपर। टफ़ तो खैर क्या, मतलब लेंदी था, लेंदियर साइड था वो, उसमें काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो सबसे ज़्यादा अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को पेशेंसली हैंडल किसी ने करना सिखाया ना मेरे को, तो वो मेरा की बायो टेस्ट सीरीज़ है नीट प्रेप की। तो वो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, उसमें 10 टेस्ट मिलते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट, एंड उनमें हर तरीके के क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। लाइक असर्शन रीज़न भी होंगे, मल्टी स्टेटमेंट भी होंगे, एंड और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो भी होंगे, एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाइक कोई केस बना के दे दिया तो वो भी होंगे। मतलब पेशेंसली हैंडल करना। पहले मेरे साथ दिक्कत क्या आ रही थी बायोलॉजी में, जब मेरे मार्क्स 320-330 आ रहे थे, और उसमें दिक्कत ये थी कि मतलब मैं ना बहुत जल्दी टिक कर देती थी आंसर। लाइक पढ़ा और बिल्कुल भी एनालाइज नहीं किया, जल्दी से टिक कर दिया जो दिख रहा है। एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे ट्रैप करता है एग्जामिनर, तो वो उसके लिए ना पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो 1 आवर 30 मिनट्स का मेरा की बायो का टेस्ट होता था, एंड मतलब उसमें ऑलमोस्ट पूरा टाइम कंज्यूम हो जाता, 1 आवर 30 मिनट्स पूरे कंज्यूम हो जाते थे। और मतलब बहुत पेशेंस
सिखाया उसने मेरे को बायोलॉजी के पेपर में एटलीस्ट, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं बायोलॉजी हमारी स्ट्रेंथ है, हमें बायोलॉजी में सब कुछ आता है, तो फिर मतलब हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि यहीं से टाइम बचाएंगे हम। बट मेरे ख्याल से अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए तो वो बायोलॉजी को थोड़ा सा आराम से कर सकता है, थोड़ा फोकस्ड होकर कर सकता है, ताकि उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो फिज़िक्स और मतलब केमिस्ट्री भी बायोलॉजी के साथ मिलके कट ऑफ क्लियर करवाने में मदद करेंगी। एंड उसके बाद फिज़िक्स जो जितना आप कर लोगे उतना रैंक अपलिफ्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बायोलॉजी पे भी फोकस देना ज़रूरी है, खास करके उस बच्चे को जिसको थोड़ी दिक्कत आ रही है, या जो जिसने अभी मार्जिनली कट ऑफ मिस कर दी, या फिर पिछले किसी साल में मार्जिनली कट ऑफ मिस करी, तो वो मुझे लगता है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मेरे की बायो टेस्ट सीरीज़ ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में जो कि इतने लेंदी होते थे लिटरली, मतलब वो मैं कई बार मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पे यूज़ करती थी, मेरे को तो स्क्रॉल करना पड़ता था उस पर कि क्वेश्चन रीड करने के लिए। तो फिर मैंने लैपटॉप पे देना स्टार्ट किया था, तो उस पर काफ़ी अच्छे लेंथ के क्वेश्चन आते हैं एंड जो क्वालिटी होती है तो द बेस्ट होती है। तो सेकंड मेरा रिसोर्स था नीट प्रेप का मिराकी बायो टेस्ट सीरीज़। थर्ड रिसोर्सेज जो हम सबके पास होता है दैट इज़ मॉक टेस्ट पेपर्स। सबसे अच्छा रिसोर्स है, उसको एनालाइज करने का तरीका अच्छा होना चाहिए जिससे आप हर एक क्वेश्चन को देख पाओ। तो अगर आप लोग मेरे को सजेस्ट करोगे तो मैं एनालिसिस पे भी एक वीडियो बना दूंगी। मेरा थोड़ा सा तरीका थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था एनालिसिस का, तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी एंड अपलोड करूंगी। तो मेरे लिए जो थर्ड रिसोर्स है दैट इज़ जो टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, एंड उसमें भी जो क्वेश्चंस गलत हुए एंड जो छोड़े वो वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें कई बार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो आप बार बार भूल रहे होते हो, उनको एक कंसेप्ट डायरी आप बना सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो और सिर्फ वो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो ऐसी की ऐसी लाइन एनसीईआरटी से उठा के आप उसमें लिख सकते हो, ताकि आपको बार बार रिवाइज़ करो आप तो याद रहे वो, और उससे रिस्पॉन्सेज भी क्विक होंगे। अब जो लास्ट में मैं बताने वाली हूँ दैट इज़ अ सीक्रेट टिप जिससे हम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ सकते हैं, और मैं अपनी एनसीईआरटी भी दिखाऊंगी उसमें कि मैंने कैसे पढ़ी थी वो एनसीईआरटी। तो अगर मैं सीक्रेट टिप की बात करूँ दैट इज़ आप एनसीईआरटी को जब पढ़ रहे हो ना, तो आप फर्स्ट रीडिंग के बाद उसे जब सेकंड रीडिंग कर रहे हो उस चैप्टर की, तो उस टाइम पे क्योंकि आपने जब फर्स्ट रीडिंग करी उसके बाद आपने क्वेश्चंस लगा लिए, पीवाईक्यू लगा लिए, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लिए, और भी जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिए हुए हैं आपने वहाँ से क्वेश्चन लगा लिए। अब जब आप सेकेंड रीडिंग लगाओगे तो सेकेंड रीडिंग के टाइम पे आप हर उस लाइन को या हर उस पैराग्राफ को जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से आप अंडरलाइन करोगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके का बन सकता है, असर्शन रीज़न का बन सकता है, मल्टी स्टेटमेंट बन सकता है, मैचअप बन सकता है, वो आप लिखोगे। तो जब आप ये लिखोगे ना तो मैक्सिमम लाइंस आपके दिमाग में ऑलरेडी स्टोर हो चुकी होंगी, एंड जब आप अपना थर्ड रिवीजन या फोर्थ रिवीजन लगाओगे उस बुक से, तो आप जब लगाओगे तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि आपके असर्शन रीज़न ज़्यादा गलत होते हैं, मल्टी स्टेटमेंट ज़्यादा गलत होते हैं, तो आप उन एरियाज़ पे फोकस करोगे कि क्यों गलत होते हैं। तो आप उन एरियाज़ को फोकस होकर पढ़ोगे जहाँ आपने लिखा होगा कि असर्शन रीज़न का क्वेश्चन बनेगा, या मल्टी स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा, या फैक्चुअल कोई क्वेश्चन बनेगा। तो एक तो जब आपने सेकेंड रीडिंग में उनको मार्क किया तो मैक्सिमम लाइन्स ऑलरेडी आपके दिमाग में चली गई, और वो भी क्वेश्चन फॉर्मेट में कि ये इस तरीके का आएगा क्वेश्चन। और जो बाकी बची लाइंस वो जब आप थर्ड या फोर्थ रीडिंग लगा रहे हो तो उस ड्यूरेशन में आपको लर्न हो जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी वो लाइन, क्योंकि फिर आपका ध्यान इस चीज़ पे जाएगा कि इस तरीके की लाइन मेरी बार बार गलत हो रही है, या ये क्वेश्चन मेरा पर्टिकुलरली बार बार गलत हो रहा है, ओके ये इन्फॉर्मेशन मेरी पर्टिकुलरली बार बार गलत हो रही है। तो जब ध्यान उस पर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगी चीज़। तो अभी मैं आपको अपनी एनसीईआरटी शो करती हूँ कि मैंने कैसे कैसे पढ़ी थी एनसीईआरटी, तो आपको थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा कि ओके इस तरीके से हमें मार्क करना है। जैसे अभी जो मैं आपको शो कर रही हूँ वो मेरी 12th की एनसीईआरटी है। आप जैसे अनवांटेड पोर्शंस को आप ना हटा भी सकते हैं, मतलब 1 या 2 रीडिंग्स के बाद आप उसे क्रॉस कर सकते हैं कि आपको ये नहीं पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा अनवांटेड रीजन है, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, तो आप अपना बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जैसे इसका जो फर्स्ट पेज है जैसे ये वाला, तो इसमें से भी 2025 में क्योंकि क्वेश्चन आया था, तो अब जब मैंने 2026 के लिए प्रिपरेशन करी थी तो मैंने हर एक इसका ये पेज पढ़ा था, एंड इसमें से ना इम्पॉर्टेंट लाइंस
मार्क करके रख ली थी जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो लास्ट में जब मैंने पढ़ा था तो लास्ट में मैंने बस ये लाइंस पढ़ी थी और ये नाम पढ़ा था, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने इसमें से कुछ नहीं पढ़ा था। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग की थी। अब जैसे ये जो पेज है तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे MCQ या स्टेटमेंट बेस्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स टाइप। तो जब मैंने इनको पढ़ा ना सेकेंड रीडिंग में, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई ऐसे ही कि ट्रू और फॉल्स में ही ऐसी लाइंस मेरे दिमाग में बैठ गई। जब वो लाइंस एज इट इज़ मेरे दिमाग में बैठ गई, तो अब जब कोई छोटा सा भी ट्रैप होगा ना, अगर एग्जामिनर ने बिछाया होगा, तो मेरे को पता चल जाएगा। और ये हाँ, लेकिन लाइंस के साथ साथ आपको उसका कंसेप्ट भी मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि फ़र्स्ट रीडिंग में आपको ये बिल्कुल भी मार्क नहीं करने हैं, क्योंकि फ़र्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ कंसेप्ट समझने में ध्यान लगाएंगे। फिर सेकेंड रीडिंग से आपको इस चीज़ पे भी ध्यान लगाना है कि आप थोड़ा सा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस बेस पे क्वेश्चन फ्रेमिंग करके पढ़ें, तो आपको आपके दिमाग में ये लाइंस एज इट इज़ सेट हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से मैंने स्टेटमेंट बेस्ड और MCQ बेस्ड इस तरीके से बनाए हुए थे। ये जैसे मैंने असर्शन रीज़न वाला भी लिखा हुआ है, असर्शन रीज़न बेस्ड ट्रू और फॉल्स। फिर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ काटा हुआ है कि ये नहीं पढ़ना है मेरे को दोबारा से, क्योंकि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था। मे बी या तो मेरे को इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी एंड ऐसी थी वो इन्फॉर्मेशन जो हम भूलते नहीं हैं। जैसे एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन क्या होता है कि हम उन चीज़ों को फिर से बेस से पढ़ने लगते हैं जो हमें ऑलरेडी आती हैं, जिन्हें हम भूलेंगे नहीं। अब जैसे यहाँ पे असर्शन रीज़न का ये मैंने लिखा हुआ है ना, और मैंने स्टेटमेंट्स भी बनाए हुए हैं ताकि जैसे हम बोर्ड में नहीं पॉइंट्स बना के पढ़ते हैं, तो हमें जब हम पॉइंट्स बना के पढ़ते हैं ना, तो हमें याद रहती है वो इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स में। तो इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट्स भी बनाए हैं 1 2 3 करके। तो ये जो मैंने आपको दिखाई है मेरी 12th की NCERT थी बायोलॉजी की। तो मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल शो कर रही थी कि इस तरीके से हम क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकते हैं। एंड कुछ बच्चे जो फर्स्ट रीडिंग में ही मतलब पूरी बुक अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसी थी। जब मैंने 11th में फ़र्स्ट टाइम NCERT पढ़ी थी, मैंने पूरी बुक अंडरलाइन कर दी थी। उसमें ना इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा था, ना कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है वो भी नहीं समझ में आ रहा था। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप फर्स्ट रीडिंग ले रहे हैं तो आप ना पेंसिल लेके बैठें और मतलब पेंसिल से ही अंडरलाइन करें जो भी करना है। और सारी किताब को अंडरलाइन नहीं करना होता है। जो इंपॉर्टेंट होता है, जो आप MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाता है कि इंपॉर्टेंट क्या है। आप इतने सारे टेस्ट पेपर्स देते हैं तो ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो विद टाइम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होता है। और जो ये पॉइंट्स वाली ट्रिक मैंने बताई, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजी पढ़ते वक्त। पॉइंट्स में कोई चीज़ को याद करेंगे ना तो जल्दी याद होती है और भूलने के चांसेस भी कम होते हैं। So this was for the video resources of biology, and please like, share and subscribe my channel। एंड मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, आप जाके उन वीडियोस को भी देखें, मेरी जर्नी को देखें, ताकि हम आपस में अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। एंड जो भी आपको लगता है कि मेरे को वीडियो बनानी चाहिए जिस भी टॉपिक पे, जैसे मैंने बोला एनालिसिस पे मैं वीडियो बना सकती हूँ, अगर आप लोग मेरे को सजेस्ट करें तो मैं एनालिसिस पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एंड मेरा थोड़ा सा अलग तरीका था एनालिसिस करने का, हो सकता है काफ़ी बच्चे रिलेट भी कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से। तो अगर आपको ऐसी कोई भी वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप मेरे को बता दें एंड मैं उस वीडियो पे मतलब उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।